बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपको वेलकम कहता हूं इंटरनेशनल रिलेशन लेक्चर नंबर 36 में। स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे यूरोपीय यूनियन को, इसकी फॉर्मेटिव फ्रेजेस को, किस उतार चढ़ाव के बाद यूरोपीय यूनियन एक बड़ी यूरोपीय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और आज के दौर में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी हमारे सामने आई। दूसरी चीज हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे इसके फॉर्मेटिव फेजेस में कि वो कौन सी पॉलिटिक्स थी और वो कौन सी इकोनॉमी थी जिसने यूरोपीय यूनियन को दूर रखा अमेरिकन इन्फ्लुएंस से। हम जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन भी कोल्ड वॉर एरा में ही डेवलप हुई। यूरोपीय यूनियन भी उन्हीं अदवार से गुजरी जिन अदवार में ट्रीटी ऑफ ब्रसल होती है, नाटो बनती है, उसके अलावा फर्दर ट्रीटीज होती हैं। ये वही दौर है जब यूरोप के अंदर बहुत से मुल्क जो हैं, यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करते हैं। जिस तरह यूके और फ्रांस है जो मेन लीडिंग कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर बनते हैं। ये वही दौर है जब यूरोप के अंदर, वेस्टर्न यूरोप में अमेरिकन इन्फ्लुएंस और कैपिटलिज्म चल रहा होता है और अमेरिका के जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं उसको फार्दर करने के लिए और यूरोप को ऑक्युपाई करने के लिए ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशंस यानी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बनने वाली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के थ्रू वेस्टर्न यूरोप को बहुत से पैकेजेस दिए जाते हैं। ये वही दौर है जब हेनरी ट्रूमैन के डॉक्ट्राइन के ऊपर टर्की और ग्रीस को फाइनेंशियल एड दी जाती है जो बाद में पूरे यूरोप में फैला दी जाती है। ये वही दौर है जब वेस्टर्न यूरोप को 12 बिलियन US डॉलर मार्शल प्लान के नाम पे दिए जाते हैं जिसमें ज्यादातर अमाउंट यूनाइटेड किंगडम को दी जाती है। ये वही दौर है जब नेटो बनाकर के एक बहुत बड़ा मिलिट्री कलेक्टिव सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट किया जाता है। सोवियत यूनियन को वेस्टर्न यूरोप में जो इंटरवीन है उसको रोक दिया जाता है। सोवियत जो पॉलिटिकल फिलॉसफी कम्युनिज्म की है और इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वैल्यूज को वेस्टर्न यूरोप में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये वही दौर है जब सोवियत यूनियन दूसरी तरफ वार्सो पैक्ट बना लेता है। फिर भी इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, इस कोल्ड वॉर का डायरेक्ट इफेक्ट होने के बाद, इस कोल्ड वॉर का डायरेक्ट पार्ट होने के बावजूद वो अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वो ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना जिसमें सोवियत इन्फ्लुएंस होता है, ना जिसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता है, ना जिसमें कनाडा का इन्फ्लुएंस होता है। ये प्योरली यूरोप के कंट्रीज आपस में मिलकर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि यूरोप जब इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएट करना चाहता है जिसका जो लीडर है फ्रांस है, तो पहले 22 साल यानी 1955 से ऑनवर्ड 1970s के बाद तक यानी 1986 तक 30 इयर्स के करीब करीब ऐसा काम किया जाता है कि किसी भी तरह से यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, किसी तरह से ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने ही ना दिया जाए क्योंकि ये पॉलिटिकली अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब है। तो यहां से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक ये मिलता है कि जब आपके रीजन के अंदर, आपके एसोसिएटेड कंट्रीज के अंदर जियो पॉलिटिक्स में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही हो कि बड़े ममालिक वहां पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एड दे रहे हों, सपोर्ट कर रहे हों, तो वो दौर कभी ना कभी जरूर खत्म होना है। क्योंकि बड़े ममालिक वो जो एड और सपोर्ट प्रोग्राम करते हैं उसमें उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडाज होते हैं। जिस तरह यूएस का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा एंटी सोवियत था, एंटी कम्युनिज्म था। फ्रांस ने और फ्रांस के साथ बाकी के ममालिक जिन्होंने यूरोपीय यूनियन का आगाज किया, वो इस बात को समझ चुके थे कि एक ना एक दिन ये कोल्ड वॉर खत्म होगी तो हमारी अपनी हैसियत क्या होगी। तो क्यों ना हम अपनी इंडिजीनियस और जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए एक ऐसी इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, एक ऐसा इंडिपेंडेंट अलायंस बनाए जो कल को हम दुनिया में एक मेजर जो लीडिंग नेशंस के तौर पर सामने आए। और रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के नाम पर जो वेस्टर्न यूरोप पे खेल खेला जा रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गिमिक चल रहा है, हम इससे अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, इससे फायदा भी उठाएं, लेकिन वक्त के साथ साथ अपनी इंडिपेंडेंट और इंडिजीनियस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए एक अलग जो आइडेंटिटी है वो अपनी यूरोपियन आइडेंटिटी के तौर पे दुनिया के सामने आए।
यूरोपियन करेंसी के तौर पे दुनिया के सामने आए, यूरोपियन इकोनॉमी और यूरोपियन मार्केट के तौर पे दुनिया के सामने आए, और बड़ी जो कौमें हैं उनकी पार पॉलिटिक्स से आने वाले वक्तों में अपनी कौमों को आजाद करें। ये बहुत बड़ा मैसेज हमें यूरोपीय यूनियन से मिलता है। डिटेल में डिस्कस करते हैं यूरोपीय यूनियन को। हम पहले देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन बनती कैसे है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस जो है वो ट्रीटी ऑफ ब्रसेल का हिस्सा है, 1948 में हो जाता है। उसके साथ साथ फ्रांस जो है फिर वो 1949 में नाटो का हिस्सा भी बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस की कुछ रिजर्वेशंस हैं जो इसने अपनी इंडिजीनियस इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है। उस वक्त फ्रांस एक सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के तौर पे दुनिया में सामने आ रहा था, और फ्रांस की रिक्वायरमेंट थी कोल एंड स्टील। अब वो कोल एंड स्टील बजाय बाहर कहीं से लेने के, फ्रांस ने ये डिसीजन किया कि क्यों ना वो जर्मनी से लिया जाए। अब हम जानते हैं कि जर्मनी के दो हिस्से हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक ईस्टर्न जर्मनी था, एक वेस्टर्न जर्मनी था। और जो वेस्टर्न जर्मनी था वो क्लोज था क्या कहते हैं वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज के साथ और कैपिटलिज्म के हक में था। और जो ईस्टर्न जर्मनी था वो प्रो कम्युनिस्ट था। और प्रो कम्युनिस्ट क्यों था? क्योंकि बर्लिन के जो एक वॉल बनी थी उसके दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था, और जितनी भी ईस्ट यूरोप की स्टेट्स थी वो सोवियत यूनियन की सैटेलाइट्स थी। फ्रांस ने क्या किया, वेस्टर्न जर्मनी के लिए एक प्रपोजल बनाया, और 1950s 9 मई 1950 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और अपने रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम रॉबर्ट चुमान है, उनको एक ऑफर के साथ वेस्टर्न जर्मनी भेजा और उनको कहा कि वेस्टर्न जर्मनी से आप एक डील करें कि क्यों ना हम वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिविजुअली कंट्री टू कंट्री वर्ल्ड वॉर में जो भी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान हुआ उस चीज को खत्म करें और कॉन्सिलिएटरी पॉलिटिक्स करते हैं, कॉन्सिलिएशन पे आ जाते हैं, मिलकर काम करते हैं, ऑयल कॉल एंड स्टील में आपस में एक दूसरे के साथ ट्रीटी करते हैं और एक बायलैटरल अग्रीमेंट करते हैं। जब ये ऑफर वेस्टर्न जर्मनी को दी गई तो क्या होता है, वेस्टर्न जर्मनी और जो फ्रांस है ये एक समिट या एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं पेरिस के शहर के अंदर, और क्या करते हैं कि आपस में एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब वो जो बायलैटरल एग्रीमेंट है इसकी धूम पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैल जाती है। तो पूरे वेस्टर्न यूरोप में इसकी धूम फैल जाती है कि फ्रांस और ईस्टर्न जर्मनी जो कि जंग में एक दूसरे के खिलाफ थे, इन्होंने आपस में कॉन्सिलिएशन कर लिया है और फ्री ट्रेड कर लिया है। फ्री ट्रेड क्या है, कोल और स्टील में अब इन दोनों मुल्कों के जो बॉर्डर भी लगते हैं तो फ्री ट्रेड होगी, कोई टैरिफ एक दूसरे पे नहीं लगेगा और अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे। क्योंकि उस दौर में जो इंडस्ट्री थी उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उसके लिए कोयले यानी कोल की जरूरत होती थी, और उस वक्त पूरे के पूरे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट होना था क्योंकि यूरोप तो जंग की वजह से तबाह हो गया था। और वेस्टर्न यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए अमेरिका ने ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान के नाम पर पैसे दे दिए थे। आईएमएफ और आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन इनको फंडिंग कर रहा था, तो चीजें तो कहीं ना कहीं से खरीदनी थी। तो इन्होंने कहा ईस्टर्न जर्मनी को हम आपके साथ ट्रीटी करते हैं, आप भी पैसे कमाएं, हम इंडस्ट्री लगा लेंगे और उस इंडस्ट्री से हमें दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि हम स्टील अपनी खुद बनाएंगे, कोल से उस एनर्जी में एनर्जी हम पैदा करेंगे और उससे स्टील बनाएंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे कि साथ साथ जो बेहतरीन आर्मामेंट्स है, टैंक्स हैं और इंडिजीनियस आपकी जो मिलिट्री पर्पसेस है उसको भी हम खुद ही फैसिलिटेट कर लिया करेंगे। तो 1951 में पेरिस में कुछ और ममालिक भी आए और उन्होंने फ्रांस को ये कहा कि आप भी हमें इस बायलैटरल ट्रीटी का हिस्सा बनाएं और इसको मल्टीलैटरल ट्रीटी कर दें, यानी एक से ज्यादा मुल्क कोल एंड स्टील की फ्री ट्रेड में आपके साथ आ जाएं। तो 1951 के अंदर 6 कंट्रीज ने एक ट्रीटी बनाई और उस ट्रीटी का नाम रखा पेरिस ट्रीटी। और पेरिस ट्रीटी के नाम पर एक बहुत बड़ी यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी, एक अलायंस सामने आया जिसको ECSC कहते हैं, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। नाउ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी में फ्रांस है, ईस्टर्न जर्मनी है और बाकी के 4 मुल्क है जिन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया। नाउ ये अग्रीमेंट जो था इसके 3 इंपॉर्टेंट हिस्से बनते हैं। 3 इंपॉर्टेंट हिस्से कैसे बनते हैं कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है ये अगले 3-4 साल तक आपस में कोल एंड स्टील की ट्रेड करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं और कोल से उस इंडस्ट्री को चलाते हैं।
तो ये 6 के 6 मुल्क इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इनके पास ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है वेस्टर्न यूरोप को डेवलप करने के लिए, और इनके स्टील की मांग बहुत ज्यादा है, इनकी इंडस्ट्री सेल्फ इंडिजीनियसली फ्लरिश कर रही है, इनको आउट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप कहीं से और कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। तो अब इनकी एनर्जी नीड्स भी और ज्यादा बढ़ गई हैं जो कि कोल से पूरी नहीं हो रही। ये 6 के 6 मुल्क 1957 में रोम के अंदर यानी इटली के शहर रोम में मिलते हैं, जो कि एक मेंबर कंट्री है। तो इटली के शहर रोम के अंदर 25 मार्च 1957, 25 ऑफ मार्च 1957 को ये एक और ट्रीटी कर लेते हैं 6 के 6 मुल्क, जिसको ट्रीटी ऑफ रोम कहते हैं। अब याद रखिएगा 1950s में फ्रेंच और ईस्टर्न जर्मनी आपस में इंगेज होते हैं। 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, तो 6 मुल्क आ जाते हैं, बाकी के 4 मुल्क जिसमें इटली भी होता है ये मुल्क ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर जब ये आपस में डेवलप हो जाते हैं और इनकी एनर्जी नीड्स बढ़ जाती हैं और इनको ग्रोथ नजर आना शुरू होती है विद इन द इन 6 कंट्रीज और विद इन द वेस्टर्न यूरोप, तो 1957 में ये रोम में 25 मार्च 1957 को मिलते हैं 1957 को, और अब एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट करते हैं ट्रीटी ऑफ रोम के अंदर। अभी तक जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है ये एक सिंगल इदारा है, ठीक हो गया, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस की रिजल्ट में प्रोड्यूस होकर सामने आया और जिसने बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया इन 6 ममालिक को। नाउ ट्रीटी ऑफ रोम में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ रोम के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है EEC, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नाउ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है? ये तो बेसिकली एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, क्योंकि कोल एंड स्टील से इन 6 मुल्कों ने इतनी प्रोडक्टिविटी की, इतना पैसा कमाया, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट हुई, गुर्बत खत्म हुई, और इन 6 मुल्कों में बहुत स्पीडी डेवलपमेंट हुई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो चुके थे। तो इन्होंने कहा अब हम कॉमन इकोनॉमी क्यों ना बना लें, कॉमन मार्केट इन 6 मुल्कों की क्यों ना बना लें। तो उन्होंने EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी ट्रीटी ऑफ रोम में, नंबर 1। अब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने करना क्या था? कुछ रूल्स फाइनलाइज करने थे। तो पहला तो इन्होंने ये कहा कि इन 6 ममालिक में जो 6 के 6 मुल्क यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के मेंबर हैं और जो साथ साथ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के भी मेंबर हैं, इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ये 6 ममालिक के जो कंपनीज हैं और इनमें काम करने वाले वर्कर्स हैं वो इन 6 मुल्कों में वीजा फ्री ट्रैवल करें, ताकि कहीं पर भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए हो, साइंटिस्ट चाहिए हो, वर्कर चाहिए हो, एक्सपर्ट लोग चाहिए हो, वीजा की हैक्टिक में उनको ना पड़ना पड़े। तो वीजा फ्री वो कंपनियां भी ट्रैवल करें और उनके वर्कर्स भी ट्रैवल करें। और दूसरा काम इन्होंने कहा कि सिर्फ कोल और स्टील में हम आपस में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड क्यों कर रहे हैं, ओपनली तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स पे इन 6 मुल्कों ने ट्रीटी ऑफ रोम में यह कहा कि अब हम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गए हैं, तो कॉमन इकोनॉमी करते हैं, कॉमन मार्केट यूरोप की इन 6 मुल्कों को बनाते हैं और तमाम की तमाम प्रोडक्ट में फ्री ट्रेड कर देते हैं। यानी जो मर्जी मुल्क जो मर्जी प्रोडक्ट बनाए, बाकी के 5 मुल्कों में जब वो अपनी प्रोडक्ट भेजेगा या बेचेगा तो उस पर कोई टैरिफ या टैक्स वो मुल्क नहीं लगाएंगे। इसी तरह उन 5 मुल्कों में से बाकी मुल्क दूसरे मुल्कों में भिजवाएं। तो ये 6 के 6 मुल्क आपस में जितनी भी ट्रेड करें वो फ्री ट्रेड होगी। और नाफ्ता के बाद ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड डेवलपमेंटल एग्रीमेंट हमें वेस्टर्न यूरोप में नजर आता है। अब ये तो पहला काम किया इन्होंने, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई ट्रीटी ऑफ रोम में। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम इन्होंने किया CAP कैप बनाया, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। ना कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या थी? इन 6 ममालिक ने यह कहा कि हम 6 मुल्कों के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, लाइफ स्टॉक्स भी हैं, डेयरी की प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, फील्ड्स भी होती हैं, फसलें भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, उसके साथ साथ फल भी होते हैं। तो हम एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके जाएं? तो उन्होंने कहा हम अपने सारे के सारे एग्रीकल्चर को कॉमन एग्रीकल्चर बनाते हैं, यानी इन 6 के 6 मुल्कों में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है वो एक जैसे आएंगे। मसलन इन 6 मुल्कों ने जब कैप बनाया, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई, तो इन 6 मुल्कों ने फंडिंग करना शुरू कर दी। आपस में 6 के 6 मुल्कों ने कैप के अंदर फंडिंग की और जिस मुल्क को जो फंड चाहिए थे, जो लेटेस्ट मशीनरी चाहिए थी हार्वेस्टिंग के लिए, जो लेटेस्ट मशीनरी चाहिए थी प्रोडक्टिविटी के लिए, बेहतरीन जो रिसर्च चाहिए थी, वो इन्होंने फसलों को बेहतर बनाने के लिए शेयर की। जानवर यानी लाइफ स्टॉक में आगे जाने के लिए, लेदर इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए, डेयरी इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, जो कि इन 6 मुल्कों में थी सिर्फ, उनको फ्री हैंड दिया और उसके साथ साथ उनको फंडिंग की 6 के 6 मुल्कों ने मिलकर, ताकि जो इन 6 मुल्कों का किसान है, फार्मर है, उसके हालात जिंदगी बदले, सड़कें बने, कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएं, बेहतरीन किस्म की उनको खादें और बीज प्रोवाइड किए जाएं, ताकि अपनी खुराक के मामले में भी ये सफिशिएंट हो जाए। तो दूसरा बड़ा काम, ट्रीटी ऑफ रोम में एक और दस्तखत होते हैं, कैप बनता है। पहला काम क्या हुआ था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी। दूसरा काम, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसमें ये फंडिंग करेंगे। तीसरा काम ये क्या करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रांस और ईस्टर्न यूरोप का अग्रीमेंट शुरू में 1950s में हुआ था और फिर वो बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से बाकी 4 मुल्कों ने ज्वाइन की थी, वो क्या था, वो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, जिसमें इन्होंने अपनी एनर्जी की नीड पूरी करनी थी कोल से। अब चूंकि अगले 6 सालों में डेवलपमेंट इतनी हुई, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा लग गई कि कोल कम पड़ गया, कोयला कम हो गया, अब इंडस्ट्री कैसे चलाएं, तो अब इंडस्ट्री चलाने के लिए इनको अल्टरनेटिव एनर्जी चाहिए थी। तो तब ये यूरोपियन 6 मुल्क, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें इटली भी है, और बाकी 4 ममालिक जिसमें ईस्टर्न जर्मनी भी है, ये साइंस एंड रिसर्च में भी काफी आगे थे। तो इन्होंने कहा हम क्यों ना एटॉमिक एनर्जी इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रांस आपके सामने एटॉमिक कंट्री तो बना हुआ है, यूके भी बना हुआ है, दूसरी तरफ रशिया और अमेरिका भी बने हुए थे। तो इस दौर में फ्रांस ने कहा मैं आपके साथ अपनी टेक्निकल असिस्टेंस शेयर करूंगा, हम मिलकर एक और फंड बनाते हैं, और पैसा जो हमने अभी कमाया है उस पैसे के साथ हम न्यूक्लियर प्लांट्स लगाते हैं, और उस न्यूक्लियर प्लांट्स में हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करेंगे, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे। क्योंकि कोल की प्रोडक्शन, कोल की माइनिंग, जिनको इन्होंने एडवांस किया था, कोल माइंस को बड़ा बेहतर बनाया हुआ था, उनके वर्कर्स के बड़े फंड्स रखे हुए थे, उनके बड़े अच्छे अच्छे जिसको कहते हैं बेनिफिट पैकेजेस और प्लान्स उनको दिए हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं और हम एक न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, जिससे हमारे जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स हैं वो ज्यादा फर्निश होंगे और यूरोपियन कॉमन इकोनॉमिक मार्केट जो है वो बूम करेगी। तो हम यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी भी बना लेते हैं। नाउ व्हाट इज यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसको बाद में यूरो एटम भी कहा गया। यूराटम जो है, योर एटम भी इसको कहते हैं, EURATOM, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन या कम्युनिटी, जो यूरोप ने मिलकर बनाया। इन्होंने इस ट्रीटी ऑफ रोम से ये 3 बड़े इदारे खड़े कर दिए। अब देखें 1957 तक जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, वो अब यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी के साथ साथ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बन चुकी है, और उसके साथ साथ यूरोपियन एटॉमिक कम्युनिटी भी बन चुकी है, यानी यूरोएटम भी उसके पास आ गया, और साथ साथ कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी भी इन्होंने बना लिया। यहां पर एक रिजर्वेशन होती है जब यूके, आयरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क कहते हैं 1957 में कि हमें ट्रीटी ऑफ रोम में शामिल किया जाए, और ट्रीटी ऑफ रोम के जो बेनिफिट्स हैं इससे हम भी फायदा उठाएंगे, हम भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो फ्रांस रिजेक्ट कर देता है यूके को, आयरलैंड को, डेनमार्क को, फिनलैंड को, कि हम आपको इस सिस्टम के हिस्सा नहीं बनाते, ट्रीटी ऑफ रोम से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज यू आर वेरी मच क्लोजर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक नॉन यूरोपियन कंट्री है, जो कि अपने मफादात, अपनी इकोनॉमी और अपनी पॉलिटिक्स की जंग लड़ रहा है सोवियत के साथ, और कल को जब सोवियत खत्म हो जाएगा तो वो इस रीजन पे कब्जा करना चाहेंगे। हम अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज, अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉलिटिक्स से बेस्ट चीजें तो अमेरिकन से ले सकते हैं, लेकिन अमेरिकन डोमिनेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, चूंकि ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी 1945 से पहले दुनिया के बड़े मुल्कों पे एज ए कॉलोनियलिस्ट, एज ए इंपीरियलिस्ट हुकूमत कर चुका था, तो फ्रांस को डर था कि कोई नया प्लान ना आ जाए जिसके तहत यूके और अमेरिका मिलकर फिर न्यू कॉलोनियलिज्म के नाम पर फिर नई कोई इंपीरियलिज्म की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा दे। तो फ्रांस ने तो इनको इजाजत नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, 1957 में जब ट्रीटी ऑफ रोम कंक्लूड हो जाती है, तो इसमें थोड़ी हर्डल्स डाली जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम में जो यूरो एटम की बात की गई, EEC की बात की गई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात की गई, कैप की बात की गई, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात की गई, इसकी इंप्लीमेंटेशन में देर लग गई, और 1964-65 तक ये काम हो ही नहीं सका।
यानी ये बातों की हद तक ये रहे, ये कागजों की हद तक रही, ये वो जो आप जिसको कहते हैं ना आपस में डिस्कशन की और डायलॉग की हद तक रही। क्या किया फ्रांस ने, पेरिस में तमाम मुल्कों को दोबारा बुलाया, वो 6 के 6 मेंबर कंट्रीज को पूरा दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा जी हमने 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे जिसपे यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई थी, जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमने फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी, जिसको कॉमन इकोनॉमिक मार्केट हमने बनाया था। उसके साथ साथ हमने कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी दी थी, और उसके साथ साथ हमने यूरो एटम बनाया था, यानी यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमेटी बनाई थी। तो बाकी की 3 इदारे क्यों नहीं काम कर रहे? तो उन्होंने कहा जी ये अलग अलग कुछ रिजर्वेशन, कुछ इश्यूज हैं, कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ अलायंसेस है, इसको हमने प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ओके, अब हम क्या करते हैं, 1965 में फ्रांस के अंदर उन्होंने कहा एक मर्जर ट्रीटी करते हैं, और इन तमाम की तमाम ट्रीटीज को एक ट्रीटी में मर्ज कर देते हैं, क्योंकि अब हमने इनसे परफॉर्मेंस भी तो लेनी है ना। तो फिर क्या हुआ, यूरोपियन स्टील, कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरो एटम, और उसके साथ साथ जो इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर जो कैप के नाम से कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, इन सबको इकट्ठा किया और एक ट्रीटी 1961 में इन 6 मुल्कों ने बनाई, जिसको मर्जर ट्रीटी कहते हैं। मर्जर ट्रीटी के बहुत से बेनिफिट नजर आए, और ये जितनी बातें इन बाकी ट्रीटीज में आपस में की गई थी, इनके ऊपर प्रैक्टिकली काम होना शुरू हो गया ना। मर्जर ट्रीटी ने क्या किया, ये जैसे ही मर्जर ट्रीटी हो जाती है तो 4 इदारे बना देता है यूरोप, यानी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, ये 6 मुल्क जो आपस में इकट्ठे हुए हैं, ये 4 इदारे बनाते हैं। पहला तो ये इदारा बनाते हैं सिंगल कमीशन, दूसरा इदारा बनाते हैं काउंसिल फॉर यूरोपियन लीडर्स, तीसरा इदारा बनाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट, और चौथा इदारा बनाते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ व्हाट इज सिंगल कमीशन? सिंगल कमीशन को एक ऐसा इदारा बनाते हैं जहां पर 6 मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको कमिश्नर्स कहा जाएगा, वो आएंगे और अपने अपने मुल्क की तरफ से प्रपोजल ला के देंगे कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी में अब ये आप कर लें, यूरो एटम कॉमन जो आपका एटॉमिक एनर्जी कमेटी है उसमें आप ये कर लें, अच्छा आप जो कॉमन इकोनॉमिक कमेटी आपने बनाई हुई है यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी, उसमें आप ये चीजें नहीं डाल लें। हर मुल्क अपनी तरफ से अपने प्रपोजल लाके देगा और उनके मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव यानी कमिश्नर्स आके सिंगल कमीशन को मिलेंगे। अब सिंगल कमीशन में जो प्रपोजल सारे के सारे जमा होंगे, ये जमा होने के बाद काउंसिल फॉर यूरोपियन लीडर्स के पास चले जाएंगे ना। काउंसिल फॉर यूरोपियन लीडर्स क्या इदारा है? काउंसिल फॉर यूरोपियन लीडर्स एक ऐसा इदारा है जिसमें यूरोप के इन 6 मुल्कों के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर होंगे। वो 6 मुल्कों के मिनिस्टर्स देखेंगे कि जो जो चीजें ये सिंगल कमीशन ने जो प्रपोजल्स जमा की हैं, जिन जिन सेगमेंट्स पे काम किया, फॉर एग्जांपल कॉमन इकोनॉमिक मार्केट पे किया है, फ्री वीजा पे किया है, फ्री ट्रेड पे किया, किस किस एरिया पे इन्होंने जो मिल के काम किया है, ये काम कितना बेहतर है, तो इसको हम क्या रेटिफाई करके आगे यूरोपियन पार्लियामेंट के पास भेज दें। फिर तीसरा इदारा यूरोपियन पार्लियामेंट है। ये तमाम की तमाम चीजें इन 6 मेंबर के मिनिस्टर्स फाइनलाइज करते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाती है। यूरोपियन पार्लियामेंट या उसको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी, और ये यूरोपियन पार्लियामेंट उन्हीं 6 मेंबर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इसका हिस्सा होते हैं। अब यूरोपियन पार्लियामेंट में अगर किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट आ जाता है या कोई ऐसा कानून बनाना पड़ जाता है जिसके लिए कानूनी हेल्प ली जाएगी, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा और वहां से सेटलमेंट हो जाएगी। अब इतने कमाल के मैकेनिज्म में जो कि इन्होंने मर्जर ट्रीटी से इन 4 इदारों को बनाया, जिसमें सिंगल कमीशन है, जिसमें काउंसिल फॉर लीडर्स है, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट है, और जिसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इस प्रोसीजर से इन्होंने इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं ड्रामेटिक शिफ्ट इन 6 मुल्कों में आई कि इन 6 मुल्कों के ट्रेडर आपस में मिल रहे हैं, फ्री ट्रेड हो रही है, वर्कर्स और कंपनीज फ्री वीजा पूरे के पूरे 6 मुल्कों में इंटरेक्ट कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं। ये उभर के सामने आए 1960s के एंड में, और होता क्या है, 1973 आ जाता है। 1973 में एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें कहा जाता है कि जो 6 मुल्क जो कि मर्जर ट्रीटी, अब चूंकि मर्जर ट्रीटी बन गई है, जिसमें यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसमें यूरो एटम, ये 3 बड़े इदारे, और उसके साथ साथ जो काउंसिल जो इन्होंने फॉर एग्जांपल कैप बनाई थी, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी,
इनके मिल के मर्जर ट्रीटी बन गई है। तो मर्जर ट्रीटी की परफॉर्मेंस जब इन्होंने इवेल्युएट की 1973 के अंदर, तो पता ये चला कि यूरोप के इन 6 ममालिक ने ड्रामेटिक ग्रोथ की है, पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ी है, तकरीबन 6 के 6 ममालिक के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, डेवलपमेंट हुई है, साइंस टेक्नोलॉजी आगे गई है, रिसर्च आगे गई है, एजुकेशन आगे गई है, मीडिया आगे गया है। इन मुल्कों में बहुत ज्यादा हद तक डेवलपमेंट हुई है, ये मुल्क अपने पैरों पे खड़े हो गए और स्टेबल हो गए हैं। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो कि वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है, जिसमें यूके है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, ये कहते हैं हमें भी आप इसका मेंबर बनाएं। इस बार अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिर फ्रांस इन ममालिक को रिजेक्ट कर देता है और इनको इसका हिस्सा नहीं बनाता। एक काम और होता है कि 1974 के अंदर पेरिस में मर्जर ट्रीटी चूंकि बन चुकी है और मर्जर ट्रीटी के मेंबर 6 के 6 कंट्रीज आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि अब हम एक साल में 3 दफा मीटिंग किया करेंगे जो 6 मुल्क हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी, फ्री मार्केट के बारे में। और 1981 से 1986 के दौरान अगले यानी 1974 से लेके 81 और 81 से 86 यानी ऑलमोस्ट 11 सालों में ये जो मर्जर ट्रीटी के इफेक्ट्स हैं ये इतने ज्यादा आते हैं, इतने ज्यादा बेटरमेंट होती है। दूसरी तरफ से कोल्ड वॉर अपने उस लेवल तक पहुंच गई है जहां पे सोवियत यूनियन अपने आखिरी मराहिल, आखिरी सांस, आखिरी हिचकियां ले रहा है और वारसा पैक्ट आखिर में जा रहा है। और साथ साथ जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं वो भूख से और एनार्की से और सिविल डिसओबीडियंस से कन्फ्रंट कर रहे हैं क्योंकि वहां तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। और ये 6 ममालिक तो बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आ रहे हैं। तो ये 6 ममालिक एक और अग्रीमेंट करते हैं, एक और मीटिंग करते हैं 1985 फ्रांस के अंदर, जिसमें ये कहते हैं कि क्यों ना हम अब अपने 6 ममालिक के लोगों की भी वीजा फ्री एंट्री कर दें इन 6 के 6 ममालिक में। और शेंजन के एक शहर में ये एग्रीमेंट तय पाता है, लेकिन इसको फाइनलाइज नहीं ये लोग कर पाते। इसी दौरान पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस को ये अपना हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस थोड़ा सा अमेरिकन ब्लॉक से या अमेरिकन पॉलिटिक्स से अभी भी दूर है। यहां पर फिर 1986 में यूके, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे कहते हैं कि हमें मेंबर बनाए और फ्रांस फिर एक बार इनको इनकार कर देता है और इनको अपना मेंबर नहीं बनाता। 1990 आता है, 1991 आता है, 1992 आता है, सोवियत यूनियन डिसमेंबरमेंट हो जाती है। और उसके साथ साथ एक और काम ये होता है कि वारसा पैक्ट खत्म हो जाता है। अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट 15 रियासतें हैं, जिसमें से 6 मुस्लिम है और 9 नॉन मुस्लिम रियासतें हैं, जो ईस्टर्न यूरोप की रियासतें मानी जाती हैं और सेंट्रल एशिया की रियासतें मानी जाती हैं। अब इनका मसला ये आता है कि ये कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वारसा पैक्ट भी खत्म हो गया, सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया, अब उनके अपने अपने मामला हो गए, ये मुल्क अलग हो गए, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवेक हो गया, यूगोस्लाविया 5 रियासतों में तब्दील हो गया और छोटे मोटे मामला होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रोल मिलता है मैं जो आपकी मर्जर ट्रीटी के कंट्रीज हैं, जो किसी दौर में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थे, जो किसी दौर में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थे, जो किसी दौर में यूरो एटम के नाम से आपस में मिले हुए थे, वो कहते हैं, जिसमें अब ग्रीस, पुर्तगाल भी आ चुका है और उसके साथ साथ स्पेन भी, जिस 3 और मुल्क आ चुके हैं, तब 9 मुल्कों की मेंबरशिप हो गई है इस जो मर्जर ट्रीटी का हिस्सा बन चुके हैं यूरोप के इन 6 मुल्कों के साथ। तो अब एक वक्त ऐसा आ जाता है 1992 में, जब फ्रांस और इसके साथ बाकी ममालिक जो इनिशियली यूरोपियन स्टील एंड कोल या कोल एंड स्टील कम्युनिटी के मेंबर थे 6 मुल्क, वो डिसीजन लेते हैं कि अब दौर और टाइम आ चुका है कि अब हम यूरोप में ग्रेटर किस्म की एक इदारा बना दें और अपने 6 से 9 मेंबर कंट्रीज की बजाय ज्यादा मुल्कों को इसका मेंबर बनाएं, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। इससे पहले कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस आए, हम ये काम करते हैं। तो ये एक मैस्ट्रिच ट्रीटी करते हैं और ये वाहिद ऐसी ट्रीटी है जिसमें बहुत से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। 1995 में इस मैस्ट्रिच ट्रीटी के नाम पर जो 1992 में की गई है, यूरोपीय यूनियन 1992 में बन जाता है। फिर 1995 में इसका ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड,
यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं और अब यूके को भी इसका मेंबर बना दिया जाता है, फिनलैंड भी इसका मेंबर बन जाता है, डेनमार्क और साथ साथ स्वीडन भी इसका मेंबर बन जाते हैं। एक बात जो 1985 में की गई थी, जब फ्रांस में एक मीटिंग हो रही थी, क्यों ना हम शेंजन के नाम पर तमाम के तमाम यूरोपियन जो कम्युनिटीज हैं उनका वीजा फ्री एंट्री कर दे यूरोप के अंदर और यूरोप को बॉर्डरलेस बना दे। अपेरेंटली तो बॉर्डर हो, हर मुल्क का अपना बॉर्डर हो, लेकिन पूरे का पूरे यूरोप को एक ही बना दे, इसमें वीजे का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें, पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें। तो वो वाली बात अब 1995 में दोबारा सामने लाई जाती है और कहा यह जाता है कि शेंजन एग्रीमेंट जो हमने किया था उसको इन्फोर्स करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब यूरोपीय यूनियन बन चुका है और यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज है उसकी तादाद भी 15-16 हो चुकी है। तो ये 15-16 मेंबर कंट्रीज आपस में अगर बॉर्डरलेस होना चाहते हैं और अपने लोगों को, पहले तो सिर्फ इन मुल्कों के ट्रेडर्स और कंपनीज ही एक मुल्कों में वीजा फ्री जाते थे ना, अब अगर लोग भी जाना चाहते हैं, कॉमन कल्चर करना चाहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं और ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो फ्री इकोनॉमिक मार्केट तो पहले ही है, यूरोप पहले फ्री ट्रेड हो रही है, ओके लोगों को भी इजाजत दे देते हैं। तो 1997 में फिर ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम होती है। ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम में पहली दफा शेंजन एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जाता है, जो 85 में हुआ था, फिर 95 में इस पे बात हुई और 97 में शेंजन एग्रीमेंट के नाम के ऊपर एक वीजा पॉलिसी बनाई जाती है जिसको शेंजन वीजा कहा जाता है। जो किसी एक यूरोपियन कंट्री जो कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, जो कि अब वो ट्रीटी जो मर्जर ट्रीटी है वो यूरोपीय यूनियन में बदल चुकी है मैस्ट्रेच ट्रीटी के नाम पे। अब वो जितने भी इदारे पहले छोटे छोटे अलग अलग इदारे बने थे, अब उन तमाम इदारों का नाम यूरोपीय यूनियन रख दिया गया है, यानी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक मार्केट, यूरो एटम, और उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, उसके साथ साथ मर्जर ट्रीटी। इन तमाम के रिजल्ट में जो इदारे प्रोड्यूस हो रहे थे ना, फॉर एग्जांपल मर्जर ट्रीटी के नाम पर 4 इदारे बने थे, हमने वो भी देखे। तो इन तमाम के नाम पे जितने भी इदारे बन रहे थे उन तमाम इदारों को एक नाम दे दिया गया जिसका नाम 1992 में यूरोपीय यूनियन रखा गया और 1997 में यूरोपीय यूनियन ने एक कानून पास कर दिया जो 1985 में शेंजन एग्रीमेंट के नाम से था। उन्होंने कहा जी अब ये शेंजन एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं और आप अगर किसी एक यूरोपियन कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है उसके सिटीजन हैं तो पूरे यूरोप में आप वीजा फ्री एंट्री करें, जहां मर्जी जाएं, ट्रेड करें, जॉब करें, एजुकेशन हासिल करें, यानी यूरोप आपस में अब डेवलप हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे आ चुकी है और 21वीं सदी का आगाज है। 1998 में रिमेनिंग मेंबर कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, कुछ और कंट्रीज भी इसको ज्वाइन करते हैं और 1998 में एक और बड़ा काम ये करते हैं, वो कहते हैं क्यों ना यूरोपीय यूनियन बन चुकी है, कॉमन इकोनॉमिक मार्केट बन चुकी है, फ्री ट्रेड हो रहा है, लोग शेंजन वीजे पे फ्री फिर रहे हैं, तो हम अपनी करेंसी भी एक कर लेते हैं, यानी कॉमन करेंसी कर लेते हैं। तो उसके लिए कोई इदारा होना चाहिए। तो 1998 में इन्होंने बनाया यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूसीबी, सॉरी ईसीबी। जो ईसीबी था, ईयूसीबी भी इसको कहते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इसने कहा कि यूरो के नाम से हम एक करेंसी इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहां पर 1998 में कुछ रिजर्वेशन आती है और इस रिजर्वेशन में यूके, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 ममालिक कहते हैं नहीं, हम अपनी करेंसी चेंज नहीं करेंगे, तो हमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक से बाहर रखा जाए, बाकी हम यूरोपीय यूनियन के मेंबर रहेंगे और हम यूरोपीय यूनियन की बाकी तमाम चीजों पे हम अग्री करते हैं, लेकिन करेंसी अपनी अपनी होगी। वो कहते हैं ठीक है। 1999 में एक करेंसी प्रपोज की जाती है जिसका नाम यूरो रखा जाता है और बाद में 2002 में इस करेंसी को पब्लिक कर दिया जाता है और 2002 में कॉमन यूरोपीय यूनियन के जितने मेंबर हैं सिवाय स्वीडन, डेनमार्क और यूके में, इन 3 मुल्कों को निकाल के बाकी जो मुल्क हैं वो यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि एस्टोनिया, लैटविया और बाकी ममालिक भी जो कि सोवियत यूनियन का ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा थे, वो भी अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुके थे। यूरोपीय यूनियन के मेंबर की तादाद 20 से ज्यादा हो चुकी है और इनकी कॉमन करेंसी यूरो हो चुकी है, जिसमें यूके, स्वीडन और डेनमार्क अलग हैं, एक करेंसी इसकी यूज नहीं कर रहे, बाकी सारी चीजें यूरोपीय यूनियन की ये मानते हैं।
2003 में एक ट्रीटी होती है, जिस तरह 1992 में एक मैस स्ट्रेच ट्रीटी हुई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि और मुल्कों को भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना दें और यूरोपीय यूनियन अनाउंस कर दें। इसी तरह 2003 में 9 साल बाद एक और बहुत बड़ी ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ नीस कहते हैं। इसमें भी इनलार्जमेंट ऑफ यूरोपीय यूनियन की बात होती है और कहते हैं कि यार बहुत से और ममालिक यूरोप के अंदर जो कि अभी छोटे बड़े मुल्क यूरोप की यूनियन का मेंबर नहीं बने, इनको भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाते हैं और इस तरह से 10 मुल्क और यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनते हैं, जिसमें साइप्रस भी आ जाता है जो पहले इसका मेंबर बनना चाहता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका क्योंकि साइप्रस जो था वो नॉर्थर्न साइप्रस की तरफ से जो उसकी नॉर्थ स्ट्रिप थी वो टर्किश आर्मी के कब्जे में थी। अब देख लें जी, साइप्रस भी इसका मेंबर बन गया और रिसेंटली हमने देखा 27-28 मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। बाद में कुछ अर्सा पहले हमने देखा 2011-12 में ग्रीस इससे बाहर चला गया। अभी पिछले हफ्ते 2020 दिसंबर में ब्रिटेन भी ब्रेक्जिट के नाम से यूरोपीय यूनियन से निकल गया है, लेकिन फिर भी बहुत से मुल्क यानी 26 मुल्क आज भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। इनकी कॉमन करेंसी है। यूरोपीय यूनियन को बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। 2008 में सॉवरेन डेट क्राइसिस भी आया जिसमें ग्रीस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, फिर इसको बेल आउट पैकेज देना पड़ा और मुल्कों को भी, स्पेन को भी बड़ा मसला आया। लेकिन यूरोपीय यूनियन से हमें जो कुछ सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि किस तरह सिर्फ एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए दो राइवल कंट्रीज 1950s में मिलते हैं, फ्रांस और ईस्टर्न जर्मनी एग्रीमेंट करते हैं, बाकी मुल्क उससे इंस्पायर होते हैं, वो उनको इसका मेंबर बनाते हैं, लेकिन साथ साथ जो मेंबर कंट्री आता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। और अगर कोई ऐसा मुल्क यूरोपीय यूनियन का जो मेंबर बनना चाहे और साथ साथ वो किसी बाहर के मुल्क के साथ भी उसकी जो लीड्स हैं वो मिल रही हो तो यूरोपीय कम्युनिटी उसको अपने साथ नहीं रखती। फिर ये कॉमन इकोनॉमिक मार्केट बनाते हैं, वीजा फ्री एंट्री आपस में करते हैं, कॉमन एटॉमिक पॉलिसी अपने साथ बना लेते हैं, इसके साथ साथ कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी बना लेते हैं, कॉमन करेंसी बना लेते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बना लेते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि उनके कितने बड़े दिमाग, कितने बड़े ब्रेन हैं जिन्होंने यूरोप को खड़ा किया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुका था। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्ट के यूएसए ने इनको मार्शल प्लान दिया, ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन दी, फिर भी वो यूएस इन्फ्लुएंस में नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि ये यूएस अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडाज के लिए हमें ये दे रहा है। इवन कि वो सोवियत यूनियन के भी इन्फ्लुएंस में है और आज एक जिंदा मिसाल हमारे सामने यूरोपीय यूनियन है जो एक बहुत बड़ी पार बन चुकी है। और इस वक्त यूरोपीय यूनियन के कंट्री बहुत सी जगहों पर अमेरिका को भी वीटो कर देते हैं, बहुत सी जगह पे अमेरिकन पॉलिसीज को नहीं मानते। जिस तरह आप देखते हैं जब इराक के ऊपर हमला किया जाता है तो बहुत से यूरोपीय यूनियन के मुल्क उसके खिलाफ हो जाते हैं और बाद में फिर बड़ी रिजर्वेशन आती है जब चिलकोट रिपोर्ट आती है, माफी मांगनी पड़ती है टोनी ब्लेयर को जो उस वक्त का यूके का प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था सॉरी। और उसके साथ साथ आप देखते हैं सूरिया में जब इंटरवेंशन होती है तो फिर यूरोपीय यूनियन में आ जाती है बात, रोहिंग्या मुस्लिम की कोई बात होती है, इवन के अभी पैलेस्टीनियन इशू चल रहा है तो यूरोपीय यूनियन सामने आ जाती है। तो कितनी बड़ी रियलिटी बन गई। तो इससे हमें सीखने को यह मिला कि मुश्किल वक्त में भी अगर कौमें डिसीजन ले लें, अपने लोगों के साथ सिंसियर हों, अपनी टेरिटरीज के साथ सिंसियर हों, अपने हमसायों के साथ सिंसियर हों और अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है इनको खत्म कर लें, अपने हमसायों के साथ जो डिस्प्यूट्स है इसको खत्म कर लें, लिंगुअल और रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट डेवलप होता है उसका हिस्सा ना बने तो कितनी बड़ी ताकत के तौर पे खड़ी हो सकती हैं। और यही मिसाल आसियान कंट्री की भी है, बिल्कुल यूरोपीय यूनियन के मॉडल के ऊपर आसियान कंट्री 1969 में डेवलप होना शुरू हुई और आज देख लें आसियान कितना एक बड़ा ब्लॉक बन चुका है ईस्ट एशिया के अंदर। इंशाल्लाह एक वीडियो उस पर भी डिटेल में करेंगे। उम्मीद है हमारी आज की जो डिस्कशन है ये आपके लिए प्रोडक्टिव भी होगी और आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिले होंगे जिससे फ्यूचर में आप अपने रिटर्न में, किसी एग्जाम में या इंटरव्यू में बेनिफिट हासिल कर सकें और आपके पास बेहतरीन इंफॉर्मेशन हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज व नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद।